नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री आज शाम वर्चुअल बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के तहत 14,34,000 से अधिक ऋण मंजूर किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, भारतीयता हमारी पहचान है और इसे मजबूत करना हमारा कर्तव्य। कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.5% से अधिक हुई और आज विश्व शौचालय दिवस है। समाचार प्रभात में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन करेंगे। इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय नेक्स्ट इज नाउ यानी अब अगला कदम है। 3 दिन के इस शिखर सम्मेलन में कोविड महामारी के बाद विश्व में उभरती प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा होगी। इस दौरान सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में विशिष्ट प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के प्रभाव पर विशेष रूप से विचार किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और स्विस कॉन्फेडरेशन के उपाध्यक्ष गाय पारमेलिन सहित कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। एक रिपोर्ट। आज से 3 दिन चलने वाले टेक समिट में 4,000 डेलीगेट्स और 75 पैनल चर्चाओं में 217 स्पीकर्स भाग लेंगे। 25 देशों के जानकार इसमें भाग लेंगे। 12 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सहयोग पर हस्ताक्षर होंगे, जिससे कर्नाटक में निवेश आने की संभावना है। 200 भारतीय कंपनियां देशीय तंत्रज्ञान का प्रदर्शन करेंगी। 50 भारतीय स्टार्टअप्स नव उद्योग यूरोप कंपनियों से निवेश पाने के लिए अपने तंत्रज्ञान का परिचय देंगे। कर्नाटका और नीदरलैंड के बीच इस दौरान समझौते होंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के बीच आज वर्चुअल बैठक होगी। पिछले 2 दशकों में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच पहली बैठक हो रही है। दोनों नेता कोविड के बाद विश्व में भारत लग्जमबर्ग सहयोग बढ़ाने सहित द्विपक्षीय संबंधों पर विचार करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। भारत और लग्जमबर्ग के बीच पिछले वर्षों में उच्च स्तरीय वार्ता होती रही है। इससे पहले दोनों प्रधानमंत्री 3 बार मिल चुके हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना में 27,33,000 से ज्यादा आवेदन पत्र मिले हैं। इस योजना से रेहड़ी पटरी वालों को लाभ मिलेगा। कुल 14,34,000 से ज्यादा आवेदन पत्रों को मंजूरी दी गई और करीब 7,88,000 लोगों को कर्ज बांटे गए। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के कारण अपने घरों को लौट गए रेहड़ी पटरी वाले इस कर्ज के पात्र हैं। योजना में कर्ज के प्रावधान बेहद आसान हैं। इसके लिए किसी भी सेवा केंद्र, नगर निगम कार्यालय या बैंक में आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद लोगों के घरों पर बैंक खुद पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंक कर्मचारियों की कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि एक वक्त था जब रेहड़ी पटरी वाले बैंक तक नहीं जा पाते थे, लेकिन आज बैंक उनके घर जा रहे हैं। ये सरकार के कामकाज की पारदर्शिता और जवाबदेही के कारण संभव हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू जैसे शिक्षण संस्थानों को छात्रों के बेहतर समन्वय विकसित करने और नई नई पहलों को बढ़ावा देने के काम में सबसे आगे रहना चाहिए। विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में श्री कोविंद ने कहा कि देश के हर हिस्से और समाज के हर तबके से छात्र जेएनयू में उत्कृष्टता के लिए बराबरी के अवसर वाले माहौल में पढ़ने आते हैं। उन्होंने कहा कि जेएनयू भारतीय संस्कृति के सभी रंगों का परिचायक है और यहाँ के भवनों, छात्रावासों, सड़कों और परिसरों के नाम भारत की विरासत से लिए गए हैं। ये विश्वविद्यालय भारत की सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान को सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीयता ही जेएनयू की पहचान है और इसे लगातार मजबूत किया जाना चाहिए।
This Indianness is your legacy and strengthening it is your duty. Related to this duty of the educated is a statement of Mahatma Gandhi, which I quote, "All education in a country has got to be demonstrably in promotion of the progress of the country in which it is given," unquote. I urge upon all of you to always remember the debt we owe to our society and the nation. It is your sacred duty to repay this debt by reaching out to the people who are left behind in the country's journey for growth and development. इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने में किसी भी विश्वविद्यालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुझे खुशी है कि विश्वविद्यालय अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए NIRF रैंकिंग में पिछले 5 वर्षों से काफी अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है और इस वर्ष इस विश्वविद्यालय ने NIRF रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त कर गौरव हासिल किया है। साथ ही विश्वविद्यालय ने 455 करोड़ के हिफा फंड के साथ रिसर्च सुविधाओं को बहुत तेजी से वृद्धि करने का प्रयास किया है। हमेशा से सेंटर ऑफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि संविधान ने हमें एक सूत्र में बांध रखा है और ये हमारी परंपरा तथा सांस्कृतिक विरासत है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान लोगों के लिए और लोगों के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें भारत के समस्त लोग शामिल हैं। कल संविधान दिवस युवा क्लब गतिविधियों का उद्घाटन करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगले सप्ताह 6वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दिवस का मनाया जाना संविधान के प्रति विश्वास और एकजुटता व्यक्त करना है। एक सप्ताह बाद हमारा देश 6वां संविधान दिवस मनाने जा रहा है और 2014 में देश सेवा का अवसर मिलने के साथ ही सरकार ने जो प्रमुख प्रयास किए थे, संविधान दिवस का मनाया जाना भी उनमें से एक है। 2009 में ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, संविधान दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया था और 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती पर उन्होंने 26 नवंबर को एक राष्ट्रीय पर्व का रूप दिया। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संविधान हमें एकता, ईमानदारी, अनुशासन और विविधता की शिक्षा देता है तथा आजादी, समानता, सामाजिक सौहार्द और सद्भावना इसके मुख्य स्तंभ हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे संविधान के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में समाज को जागरूक करने के लिए आगे आएं। गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में होने वाले पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों को देखते हुए वहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 49 अतिरिक्त बटालियनों की तैनाती का आदेश दिया है। विभिन्न राज्यों से अर्धसैनिक बलों के जवानों को जम्मू कश्मीर भेजा जा रहा है और संबंधित अधिकारियों से आवश्यक प्रबंध करने के लिए कहा गया है। इन प्रबंधों में आवश्यक हथियारों और गोला बारूद की व्यवस्था करना, दंगा विरोधी विशेष उपकरणों और सर्दियों के कपड़ों की व्यवस्था करना शामिल है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 20 जिला विकास परिषदों, पंचायत तथा नगर पालिकाओं में खाली सीटों के लिए 8 चरणों में चुनाव की घोषणा की है। पिछले वर्ष अगस्त में संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से ये जम्मू कश्मीर में पहले बड़े चुनाव हैं। केंद्र शासित प्रदेश के हर जिले में जिला विकास परिषद की स्थापना के लिए सरकार ने अक्टूबर में जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया था। इसके साथ ही सदस्यों के सीधे निर्वाचन से वहां 73वां संविधान संशोधन कानून लागू हो जाएगा। 28 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा और चुनाव का अंतिम चरण 19 दिसंबर को होगा। 22 दिसंबर को मतगणना होगी। कश्मीर के सभी बड़े राजनीतिक दलों ने इस चुनाव में भाग लेने की घोषणा की है। इस्पात, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि खनन उन प्रमुख क्षेत्रों में है जहां पिछले 6 वर्षों के दौरान कई नीतिगत सुधार किए गए हैं। राष्ट्रीय खनन सम्मेलन में कल श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मानना है कि सभी प्राकृतिक संसाधनों का उचित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिए ही उनकी बिक्री होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक अपना फायदा और कारोबार में निश्चिंतता का भरोसा होने पर ही इस क्षेत्र में निवेश करेंगे।
इस्पात मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र को समग्र रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि देश को अपनी घरेलू जरूरतें पूरी करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण का केंद्र बनने की दिशा में भी काम करना है। उन्होंने साजो सामान के प्रबंधन से लेकर कच्चे माल की खरीद तक सभी कार्यों में तकनीक के प्रयोग, डिजिटलीकरण, व्यवसाय के नए मानकों को अपनाना और अधिक कार्यकुशलता लाने के लिए बड़े स्तर पर समन्वय का आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी से अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में कांग्रेस नेताओं के नाम के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। भाजपा प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस के दोनों नेताओं को इस बारे में रुख स्पष्ट करना चाहिए। अब जब भी कांग्रेस का नाम आता है और रक्षा के सौदे आते हैं, ये बहुत दुख की बात है। जिन लोगों को सत्ता की जिम्मेदारी दी जाती है, वो सेना को इक्विप करने की जगह जो डील करते हैं वो घोटालों के सोच विचार करके करते हैं। जहां जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, टाटा ट्रक घोटाला, स्कॉर्पियन पनडुब्बी घोटाला से अब अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, ये सारे के सारे कांग्रेस के समय और सारे के सारे रक्षा मंत्रालय से संबंधित ये घोटाले। कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, इस घोटाले पे अपने बड़े नेताओं का नाम आने पर स्पष्टीकरण दें, लेकिन अभी तक चुप्पी और खामोशी ही मिली है वहां से। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्षय रोग उन्मूलन के लिए जन आंदोलन चलाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने इसके लिए कार्यनीतिक परामर्श, वैचारिक नेतृत्व और सुदृढ़ सामाजिक तथा राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता पर बल दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन कल नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्षय रोग उन्मूलन भागीदारी बोर्ड की 33वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत के टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य स्थायी विकास लक्ष्यों के तहत 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये लक्ष्य हासिल करने के लिए 2030 तक समय सीमा निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस दिशा में अपने प्रयास बढ़ाकर 3 गुना कर दिए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री आज शाम वर्चुअल बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के तहत 14,34,000 से अधिक ऋण मंजूर किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, भारतीयता हमारी पहचान है और इसे मजबूत करना हमारा कर्तव्य। कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.5% से अधिक हुई और आज विश्व शौचालय दिवस है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.52% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक 83,35,000 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में करीब 4,46,000 लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 38,617 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। मृत्यु दर 1.47% है, जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 474 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 1,30,993 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9,37,000 से अधिक कोरोना जांच हुई। अब तक कुल 12,74,00,000 जांच की जा चुकी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ठोस कदम उठा रही है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि विभिन्न अस्पतालों में बिस्तरों के इस्तेमाल और नमूनों की जांच की सुविधाओं की समीक्षा के लिए बहुउद्देशीय दल अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। दिल्ली में घर घर जाकर सर्वेक्षण की योजना का कार्य प्रगति पर है और इस सप्ताह के अंत से इस कार्य के शुरू किए जाने की संभावना है। उम्मीद है कि इस महीने की 25 तारीख तक ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और दिल्ली सरकार इस महीने के अंत तक आरटी-पीसीआर जांच की क्षमता 60,000 तक बढ़ाने के लिए तेजी से कार्य कर रहे हैं। जांच की क्षमता प्रतिदिन 10,000 से अधिक बढ़ा दी गई है।
दिल्ली सरकार ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के कुल 7,486 नए मरीज सामने आए हैं। इस समय दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 42,458 मरीज हैं। अब तक संक्रमण प्रभावित कुल 4,52,683 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 131 मरीजों की मृत्यु के साथ मौत का कुल आंकड़ा 7,943 हो गया है। मध्य प्रदेश में अब तक 1,74,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हो चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लॉकडाउन की अफवाहों का खंडन करते हुए राज्य सरकार ने कहा है कि कोरोना की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाने जैसी कोई स्थिति नहीं है और न ही इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है, न ही इस तरह की अभी कोई कार्य योजना है, न ही मध्य प्रदेश में ऐसी कोई भयावह स्थिति है। जो स्थिति है हमारे नियंत्रण में है और हमारे पास में काफी मात्रा में संसाधन उपलब्ध है, उपकरण उपलब्ध हैं, दवाइयां उपलब्ध हैं, बेड उपलब्ध हैं, वेंटिलेटर उपलब्ध है। उधर पिछले 24 घंटों में कुल 1,209 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 1,86,000 से अधिक हो गई है। इसी तरह संक्रमण से पीड़ित 13 मरीजों की मृत्यु के साथ ही राज्य में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या भी 3,115 हो गई है। मध्य प्रदेश में कल सबसे ज्यादा 238 लोग भोपाल में संक्रमित हुए हैं, वहीं इंदौर में 194 लोग संक्रमित मिले हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ओडिशा में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 97% हो गई है। राज्य में कल 1,303 मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही अब तक संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 3,01,777 हो गई है। ओडिशा में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राज्य में उपचाराधीन कोविड रोगियों की कुल संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। राज्य में अब कुल सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या 9,000 से नीचे चला गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन नए मरीजों की पुष्टि से अधिक लोग लगातार स्वस्थ हो रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना का टीका उपलब्ध होने पर स्वास्थ्य कर्मियों, गर्भवती महिलाओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास। तमिलनाडु में कोविड रोगियों की संख्या में और कमी आई है, जो अब घटकर 14,470 रह गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सी विजय भास्कर ने कहा कि अन्य रोगों के साथ कोविड संक्रमित व्यक्तियों के उपचार में राज्य का रिकॉर्ड प्रभावशाली रहा है। एक रिपोर्ट। तमिलनाडु के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि चेन्नई में राज्य सरकार द्वारा संचालित स्टैनली मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कोविड-19 के उपचार के लिए भर्ती किए गए ऐसे 90% रोगी स्वस्थ हो गए जो मधुमेह से भी पीड़ित थे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सी विजयभास्कर ने इस बात पर चिंता जताई है कि राज्य में 9.8% आबादी मधुमेह से पीड़ित है। 200 साल से अधिक पुराने आयुर्विज्ञान संस्थान में कल एक समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य में वरिष्ठ नागरिकों में करीब 50% मधुमेह से पीड़ित हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य में कोविड-19 संक्रमण की दर में 2.8% की कमी आई है। जय सिंह, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई। दवा निर्माता कंपनी फाइजर और बायोएनटेक ने कहा कि उनका कोविड टीका तीसरे चरण के परीक्षण के अंतिम विश्लेषण में 95% असरदार है। परीक्षण में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग भी शामिल थे। अब अमेरिकी नियामकों से कुछ दिनों के भीतर इन कंपनियों के आपातकालीन अनुमोदन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आकाशवाणी से वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर मधुर यादव ने खास बातचीत में कहा कि लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया में ज्यादातर गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कोरोना वायरस के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर कोविड जांच हो रही है। डॉक्टर यादव ने ये भी कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम लोगों ने कोविड-19 की जो रेस्ट्रिक्शन थी उसके पालन में थोड़ी ढिलाई बरत दी। अनलॉकडाउन काफी कुछ खुल गया है, एक स्कूल छोड़ के बाकी सब शुरू हो गया है, तो धीरे धीरे ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। प्लस टेस्टिंग भी हमारी उसी तरीके से बढ़ रही है, चाहे वो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो या वो RT-PCR हो। तो इसकी वजह से लगता ही है कि बहुत ज्यादा केसेस आ गए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि हम अभी भी सुधर जाते हैं और अपने आप को सहमित कर लेते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। दूसरी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि डरने वाली कोई बात नहीं है। सरकार ने बेड का अरेंजमेंट अच्छा खासा कर लिया है।
देश भर में छठ महापर्व श्रद्धा और उत्साह से मनाया जा रहा है। छठ के दूसरे दिन आज शाम खरना पूजा की जाएगी। इस दौरान व्रती और श्रद्धालु सूर्य देवता की आराधना करेंगे और उन्हें खीर, पूरी और फल अर्पित करेंगे। छठ व्रत करने वाले लोग खरना प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का उपवास रखेंगे, जो शनिवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न होगा। बिहार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना महामारी के कारण इस बार राज्य सरकार की ओर से लोगों को काफी एहतियात बरतने का सुझाव दिया गया है। छठ पर्व के दौरान छठ घाटों पर बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं से अपने घरों पर ही पूजा करने की अपील की है। पूजा के दौरान नदियों, पोखरों और अन्य जल कुंडों पर सामूहिक रूप से स्नान की मनाही रहेगी। छठ घाटों पर मेला, जागरण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। औरंगाबाद, नालंदा और पटना जिले सहित राज्य के अन्य प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों पर भी सादगी के साथ छठ पूजा की जाएगी। इस दौरान कोविड-19 से बचाव के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। छठ घाटों को सैनिटाइज करने के अलावा विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर साफ सफाई की जा रही है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। उत्तर प्रदेश सरकार ने नदियों और तालाबों के किनारे छठ पूजा के आयोजन के दौरान कोरोना से बचाव संबंधी नियमों के कड़ाई से पालन का आदेश दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन की ओर से घाटों की सफाई और श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को पत्र लिखकर महिलाओं को इस बार छठ महापर्व को घर में ही मनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही घाटों पर सामाजिक दूरी और कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने को भी कहा गया है। गृह मंत्रालय के पत्र के मुताबिक जिला प्रशासन और स्थानीय नगर निकायों द्वारा नदियों और जलाशयों के किनारों पर टॉयलेट के समुचित इंतजाम किए जाएंगे और इसके साथ ही एम्बुलेंस और पीने के पानी की भी व्यवस्था की जाएगी। खास जोर साफ सफाई पर रहेगा। किसी को भी घाटों पर बिना मास्क के पहुंचने की अनुमति नहीं होगी और 2 गज की दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। लोगों की सहूलियत और जागरूकता के लिए हर घाट पर कोविड हेल्प डेस्क भी स्थापित की जा रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आज विश्व शौचालय दिवस है। ये दिन लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करने और शौचालय के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सर्वोच्च जिलों और राज्यों को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। एक रिपोर्ट। इस वर्ष विश्व शौचालय दिवस की थीम स्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों जैसे बाढ़, सूखा और समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण स्वच्छता प्रणालियों को खतरा पैदा हो गया है, जिससे स्वास्थ्य से संबंधित जोखिम बढ़ रहे हैं। सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय कोविड-19 और अन्य बीमारियों के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत सुरक्षित और स्वच्छ व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। इस अभियान ने न केवल लाखों लोगों की बरसों पुरानी आदतों को बदल दिया, बल्कि बीमारियों से उनकी रक्षा करते हुए उत्पादकता में भी बढ़ोतरी की। साथ ही इस अभियान ने 11 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों के निर्माण और 6 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। सिद्धार्थ, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या खास है। जी हां मुकेश, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो फाइजर के कोरोना वैक्सीन की अंतिम चरण में सफलता की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, फाइजर का टीका अंतिम ट्रायल में 95% असरदार। दैनिक जागरण की सुर्खी है, फाइजर की वैक्सीन 95% कारगर, परीक्षण पूरा। अमेरिकी कंपनी ने कहा, नहीं दिखा कोई बड़ा प्रतिकूल प्रभाव, हर उम्र और नस्ल के लोगों के लिए प्रभावी पाई गई। पत्र लिखता है, 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में 94% प्रभावी। राष्ट्रीय सहारा ने कोरोना चिंता बढ़ी, सतर्कता बढ़ी शीर्षक से लिखा है, शादी समारोहों में 50 लोग हो सकेंगे शरीक। पिछले 24 घंटे में 7,486 मामले देते हुए जनसत्ता की सुर्खी है, दिल्ली में कोरोना से सर्वाधिक 131 मौत।
वाहन चलाने के दौरान मास्क पहनना जरूरी, हिन्दुस्तान कोरोना से जंग शीर्षक से लिखता है संक्रमितों के संपर्क वाले क्वारंटीन होंगे। पत्र के अनुसार नवंबर के अंत तक रोज 60,000 RT-PCR जांच। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए केंद्र ने मोर्चा संभाला। दैनिक जागरण लिखता है दिल्ली से नोएडा जाने वालों का किया गया रैंडम टेस्ट। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बोले नहीं लगेगा लॉकडाउन। नवभारत टाइम्स ने जिंदा रहेंगे तब तो शीर्षक से लिखा है दिल्ली हाईकोर्ट ने छठ समारोहों पर दिल्ली में लगी पाबंदी को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज की। दैनिक जागरण ने पीठ की टिप्पणी देते हुए लिखा है जब दिल्ली में हर दिन हजारों लोग संक्रमित हो रहे हैं तो ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि सरकार सार्वजनिक छठ पूजा के आयोजन की अनुमति देगी। पंजाब केसरी के अनुसार मोदी के साथ निकटता से काम करने के इच्छुक हैं बाइडेन। पत्र के अनुसार मोदी ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन से बात की, कई मुद्दों पर चर्चा। बाइडेन ने मोदी की बधाई के लिए आभार व्यक्त किया। हरिभूमि के मुताबिक भारत और अमेरिका द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी जारी रखने के प्रति संकल्पित। पत्र के अनुसार बाइडेन प्रशासन में भारत अमेरिका के संबंधों को विस्तार मिलेगा। अमर उजाला लिखता है लद्दाख 0 से 40 डिग्री कम तापमान पर भी ड्रैगन के सामने डटे रहेंगे जवान। सैनिकों के लिए गर्म घरों की व्यवस्था, बिजली, पानी और हीटर जैसी सुविधाओं से लैस आवास। पत्र के अनुसार सेना की ऑपरेशनल क्षमता में होगा इजाफा, आकस्मिक जरूरतों का भी रखा ख्याल। राष्ट्रीय सहारा ने दिया है कि लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाने पर ट्विटर ने लिखित माफी मांगी। संसदीय समिति को बताया 30 नवंबर तक सुधार लेगी गलती। पत्र के अनुसार नौसेना को अमेरिका से मिला P-8I समुद्री निगरानी और पनडुब्बी युद्धक विमान। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है सिब्बल के बयान पर बोले अधीर रंजन, नाखुश नेता चले जाएं नई पार्टी बनाने। नवभारत टाइम्स के अनुसार सिब्बल के बाद चिदम्बरम ने कहा जमीन पर कमजोर है पार्टी। व्यापार समझौते पर भी अलग राय। पत्र के अनुसार जम्मू कश्मीर गुपकार में पड़ने लगी दरार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री आज शाम वर्चुअल बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के तहत 14,34,000 से अधिक ऋण मंजूर किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा भारतीयता हमारी पहचान है और इसे मजबूत करना हमारा कर्तव्य। कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.5% से अधिक हुई और आज विश्व शौचालय दिवस है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।